हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम देखने जा रहे हैं मेंस 365 का इकोनॉमी का चैप्टर 1। ठीक है, इसमें इस वीडियो के तहत हम चैप्टर 1 को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। कहाँ कहाँ कौन कौन सा डेटा आपको याद करके जाना है पेपर में, मेंस आंसर राइटिंग करते वक्त आपको ज़रूर लिखने हैं, वो पॉइंटर्स गाइस आज आपको समझाए जाएंगे। देखो, द वेरी फर्स्ट चैप्टर विच डेडिकेट्स टुवर्ड्स योर एम्प्लॉयमेंट, सोशल सिक्योरिटी एंड स्किल डेवलपमेंट के ऊपर है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले ही जब शुरुआत हुई एम्प्लॉयमेंट एट ग्लैंस, जो इंडिया का स्टेटस है वो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। अब देखो, अगर इसके फैक्चुअल डेटा में आपको पता होगा, क्या ये पता अगर आपको चल गया कि भाई इसका जो डेटा है इसमें लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इतना है, इसमें वर्कर्स इतने हैं इंडिया के अभी, और एग्रीकल्चर में कितने इन्वॉल्व हैं, तो इस तरह के डेटा को यू कैन यूटिलाइज इन दी क्वेश्चन आंसर्स एज वेल, है ना। सेकेंडली, जो GS3 में तो आपका यूज़ होगा ही, GS3 के पेपर में। सेकेंडली, अगर एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड आपको कहीं ऐसे राइटिंग में भी देखना है तो वहाँ पर भी आप लिख सकते हो, है ना। सोसाइटी में भी एम्प्लॉयमेंट का पार्ट अगर आपको कुछ लिखना हो कि इतनी पार्टिसिपेशन रेट अभी वर्कर्स का है, यहाँ पर है, आर यू अंडरस्टैंडिंग। तो इस हिसाब से आपको डेटा जो फैक्ट्स है उसके एक दो पॉइंटर्स ज़रूर याद करके जाने चाहिए। जैसे देखो, 46% ऑफ वर्कर्स आर एम्प्लॉयड इन दी एग्रीकल्चर, ये पॉइंटर आपको याद होना चाहिए। 41.3% हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, जो 2021-22 का था। ठीक है, अनएम्प्लॉयड कितने हैं? 4.1% अनएम्प्लॉयड है। 52 करोड़ वर्कर्स मेकअप इंडियाज वर्क फोर्स। ठीक है, ये चीज़ आपको इसलिए पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये अच्छे से याद कर लोगे। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट टॉपिक अपने आप में इतना इम्पॉर्टेंट है कि आपको इससे रिलेटेड स्कीम्स, इसके ऑब्जेक्टिव्स, इसके कंस्ट्रेंट्स बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए। दैट इज़ वाई इट इज़ मेंस 365 गाइस, दैट इज़ वाई वी आर डीलिंग विद दिस टॉपिक। वीडियो इसीलिए बनाई जा रही है आपके लिए, ताकि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में आपको बूस्ट कैसे दिला सकते हैं, उनके पॉइंट्स अगर आप यूज़ कर लेते हो तो कैसे आप अच्छे आंसर्स को फेच कर सकते हो, अच्छे मार्क्स फेच कर सकते हो, वो देखते हैं। स्कीम जिसमें देखो, MG नरेगा है, आपको पता ही है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है। अब इसकी कोई 4-5 स्कीम्स याद करके चले जाना, मैक्स टू मैक्स 4 याद करके ज़रूर चले जाना कि कोई ना कोई आपको पता होनी चाहिए। MG नरेगा एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। संपूर्ण रोजगार योजना है हमारे पास। ठीक है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है हमारे पास। ई श्रम पोर्टल, इट इज़ बेसिकली डेडिकेटेड टुवर्ड्स अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स इन इंडिया। ठीक है ना। फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं, हार्वर्ड है, MIT है, ड्रॉप्ड इन टू गिव लेसन ऑन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, इसके ऊपर देती है। तो ये कुछ 4-5 स्कीम्स आपको ज़रूर पेपर में लिख कर आनी है। ठीक है, अनएम्प्लॉयड बेनिफिट, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना से भी दिया जा रहा है, तो ये पता होना चाहिए। की ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। देखो, एम्प्लॉयमेंट के लिए हम इतनी सारे प्रैक्टिसेस, स्कीम्स, इनिशिएटिव क्यों चलाते हैं, कोई पॉलिसी क्यों बनाते हैं, ताकि हमारा फीमेल पार्टिसिपेशन रेट बढ़े, एटलीस्ट 30% बढ़े हमारी इकॉनमी जो इतनी इनफॉर्मल है वो फॉर्मलाइज होने लग जाए। दैट इज़ वाई वी आर डेडिकेटिंग। तीसरी चीज़, हम एक सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट की तरफ बढ़े, बिकॉज आर SDG गोल्स, बार बार मैं वो आपको कहती हूँ कि 2030 तक अचीव करने के लिए यू हैव टू मेक प्लेटफॉर्म्स फ्रॉम टुडे इटसेल्फ, तभी आप उसके बारे में सोच सकते हो उसको अचीव करने के लिए। एम्प्लॉयमेंट की दृष्टि से हमारे जो स्कीम्स, इनिशिएटिव हैं, वो ये भी डेडिकेटेड होते हैं कि हमें फेयर वेजेस मिले, हमें गुड वर्किंग कंडीशंस मिले, हमें प्रोडक्टिविटी हमारी इनहैंस हो, हमारी सोशो इकोनॉमिक सिक्योरिटी वर्कर्स की इनहैंस हो। ठीक है, ये सारी बातें। अच्छा, इसके अलावा आपने देखो कुछ ना कंस्ट्रेंट्स हैं, जैसे लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स आर नॉट कवर्ड बाय सोशल सिक्योरिटी। सबसे बड़ी दिक्कत की देखो ये प्रॉब्लम है। बहुत सारे जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं, लेस देन हाफ ऑफ द ग्रेजुएट्स के पास स्किल्स नहीं होती हैं। सपोज आपने ग्रेजुएशन कर लिया, BA प्रोग्राम, एक छोटा सा प्रोग्राम आपने कर लिया, आपके पास स्किल्स नहीं है, तुरंत जॉब नहीं लग सकती आपकी। दैट इज़ वाई पेरेंट्स आर मोर डेडिकेटेड टुवर्ड्स दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, कंप्यूटर साइंस, है ना, ये सब चीज़ें ज़्यादा बच्चे करने की सोचते हैं। अब आप ही सोचो ना, एक BA प्रोग्राम वाला ग्रेजुएट बच्चा, एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट बच्चे में फ़र्क आ जाता है ना, बिकॉज ऑफ द स्किल्स। तो वो स्किल्स का फ़र्क क्यों है ना, वो एक कंस्ट्रेंट है। लो पार्टिसिपेशन है हमारी वुमेन का वर्क फोर्स में, हमारा टाइमली और पीरियोडिक एस्टिमेट जो डेटा का है वर्क फोर्स का, वो लैक करता है। हमारे पास ऑटोमेशन आने की वजह से, मल्टी स्किलिंग होने की वजह से हमारी मैन्युफैक्चरिंग जॉब डिक्लाइन हो रही हैं, ये भी एक कंस्ट्रेंट है हमारी एम्प्लॉयमेंट पर। ठीक है, श्रिंकिंग, हमारा पब्लिक सेक्टर कम होता जा रहा है, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट राइज होती जा रही है, एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है। मून लाइटिंग का कॉन्सेप्ट आ गया, लोग सोचते हैं कि अब मैं एक जगह 3 जगह काम करूं क्योंकि उनको ज़्यादा पैसा चाहिए। तो रिकवरी इन यूथ एम्प्लॉयमेंट इज स्टिल लैगिंग, ये भी एक बात है कि आपके लैक करती है एम्प्लॉयमेंट, जो यूथ की एम्प्लॉयमेंट है
क्यों क्यों कोविड-19 की वजह से आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि ऐसा भी कुछ हुआ था, है ना। अच्छा, उसके बाद आपका अगर देखते हो तो प्रॉब्लम पता है क्या आती है, वे फॉरवर्ड में आपको क्या क्या लिख कर आना है कि भाई इन्हांस करो स्किल्स एंड एप्रीहेंशनशिप थ्रू इनिशिएटिव्स लाइक लेबर मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम। आप स्किल्स इन्हांस करो, आप इसीलिए बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अब आप देख रहे हो कॉलेजेस का एक प्रोफेशनल जो कोर्सेज आप करते हो, या इवन अब मैं देख रही हूँ कई सारी यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो सिंपल कोर्सेज में भी इंटर्नशिप लेकर आ रही हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है साथ साथ वो ना इंटर्नशिप भी करे, कुछ सीखे, कुछ स्किल्स उसके अंदर जाएँ, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ द लेबर लॉस। इवन वन ऑफ माई स्टूडेंट, इफ आई टोल्ड यू, मेरा एक स्टूडेंट था, ही सफरिंग फ्रॉम ADHD, बट स्टिल यू नो उसके पेरेंट्स ने क्या किया, उसको कई सारी चीज़ें सिखानी शुरू कर दी, कई स्किल्स प्रोग्राम उसको देने शुरू कर दिए, रादर दैन डूइंग द कोर्स, यू नो ग्रेजुएशन ये सब वो एक ऑनलाइन करा रहे हैं उसको। सेकेंड वो क्या कर रहे हैं अभी कि स्किल्स बेस्ड उसको काम ज़्यादा सिखा रहे हैं, सो दैट उसका दिमाग जो है वो स्किल्स बेस्ड काम को करना शुरू कर दे। Being a patient of ADHD, he is doing well in this categories. Improve data collection through आपके periodic labor force survey के थ्रू अच्छा करना है। Better enforcement of wage regulations and ceilings. Encouraging the apprenticeship, ये सारा करना बहुत बहुत ज़रूरी है, तभी हम इसको ठीक कर पाएंगे। अच्छा, हमारे यहाँ गिग इकॉनमी भी क्रिएट हो रही है, आपको पता है प्लेटफॉर्म वर्कर्स हमारे यहाँ बहुत क्रिएट हो रहे हैं, आपने देखा होगा ऊबर के वर्कर्स को भी देखा होगा, आपके यहाँ जेप्टो के वर्कर्स आते होंगे, बिग बास्केट, ब्लिंकिट के, है ना, ये सब कॉन्सेप्ट है। अभी क्या हुआ रिसेंटली, ब्लिंकिट के जो डिलीवरी एजेंट्स हैं उन्होंने स्ट्राइक कर दी कि भैया बड़ा हमारा पे स्ट्रक्चर कम करो, क्योंकि पहले समथिंग दे आर गेटिंग आई थिंक 1200-1300 रुपये, अभी दे आर गेटिंग पूरा डे का करके भी उनको 700-800 रुपये मिलता है, तो इसकी वजह से बड़ी इनका काफ़ी ज़्यादा स्ट्राइक चल रही थी। अब इसका स्टेटस गाइस इसलिए आपको पता होना चाहिए, फैक्चुअल डेटा को प्लीज़ आप मिस मत करिए। हमें लगता है फैक्ट्स छोड़ देते हैं, लेकिन प्लीज़ ज़रूरत है आपकी आंसर्स में लिखोगे तो पता है जो इंप्रेशन क्या पड़ता है, जो चेकर होता है उसके ऊपर इंप्रेशन पड़ता है कि बच्चा डेप्थ में ना पढ़ कर आया है, इसको पता है कि क्या हालत है। आप नंबर फिगर्स ना इकोनॉमी में इसीलिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अब गिग वर्कर्स के नंबर्स लिखना क्यों ज़रूरी है, आपको पता चलेगा कि आपकी ये प्रॉब्लम बन रही है। जैसे देखो 77 लाख गिग वर्कर्स हैं इंडिया में, आप सोचिए कितना बड़ा नंबर नहीं है। 56% आपकी जो न्यू एम्प्लॉयमेंट है वो ऐसे ही जनरेट हो रही है गिग इकोनॉमी के थ्रू, तो दैट मीन्स इट हैज़ समथिंग ना। फिर कैन क्रिएट अप टू 90 मिलियन जॉब्स इन द नॉन फॉर्म सेक्टर। 47% आपके गिग वर्कर्स जो इंडिया में है वो मीडियम स्किल जॉब्स में इंक्लूडेड हैं। अब रीज़न क्या है, देखो सबसे ज़रूरी समझने वाली बात है, गिग इकोनॉमी अचानक से राइज क्यों होने लग गई, ये ज़रूरी सोचने की बात है। तो इसमें जो सोचने की बात वो है कि ये है आपका सबसे पहले वाइड स्प्रेड एक्सेस टू द इंटरनेट, ठीक है। सबसे बड़ा कारण जो है आपका वो ये है कि आपके यहाँ वाइड स्प्रेड एक्सेस है इंटरनेट का। लोग चाहते हैं कि बस वो ऑन डिमांड फ़ोन पे करें, आपको सब कुछ पता है कि एवरीथिंग इज़ नाउ इन दी मोबाइल फ़ोन। आपका रैपिड इंक्रीज़ हो रहा है स्टार्टअप इकोसिस्टम्स का, क्योंकि स्टार्टअप अभी ईजी हो रहा है इंडिया में, खोलना भी ईजी, अब डूइंग बिजनेस में भी अच्छा स्कोर कर रहे हैं, तो लोग उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, लोग जॉब्स में नहीं प्रेफर करते जाना। इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ द प्लेटफॉर्म्स आप क्रिएट कर सकते हो, है ना, बेसिक मोबाइल ऐप्स क्रिएट कर सकते हो। वैसे आप देखो हर एक जेप्टो की अपनी ऐप है, ब्लिंकिट की अपनी ऐप है, सबकी इतनी, ऊबर की अपनी ऐप है, मतलब काइंड ऑफ लाइक। उसके बाद आपका चेंजिंग वर्क अप्रोच लोगों की चेंज हो रही है, लोग अपने हिसाब से चाहते हैं काम करना। राइजिंग डिमांड फॉर कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ की बहुत डिमांड बढ़ रही है, इस वजह से ये राइज हो रहा है। बिकॉज कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ में क्या होता है, यू डोंट नीड टू गिव मच एम्फेसिस ऑन कि आपको उसको सोशल सिक्योरिटी देना पड़ेगा, उसको ये सब करना पड़ेगा, तो उस सब से बचने के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ रहा है। लेकिन देखो कुछ तो इसके बेनिफिट हैं गिग इकॉनमी के, कुछ इसके नुकसान भी हैं, कुछ चैलेंजेस भी हैं। नुकसान नहीं कहूँगी, चैलेंजेस कहूँगी। गिग इकॉनमी का फ़ायदा कंज्यूमर को ये है कि उसको पर्सनलाइज सर्विस मिलती है ना। जैसे पहले तो आप जाते थे राशन शॉप पे जाके लेकर आते थे, अभी क्या है, यू जस्ट नीड टू टैप द बटन्स और उसमें आपने मेन्यू सेलेक्ट किया और आपके पास ब्लिंकिट वाला दे के चला गया, आपका ऑर्डर आपके घर के आपके डोर पे जमा गया। ट्रांजैक्शन कॉस्ट आपकी लो होती है, अगर आपने देखा हो ना ऑनलाइन सामान लिटिल बिट थोड़ा सा आपका सस्ता भी पड़ जाता है। प्रोडक्ट्स ऑफ ऑल काइंड आर डिलीवर्ड ऑलमोस्ट एनीवेयर एनी टाइम। पहले आपको सुबह सोचना पड़ता था, वो सुबह जाएंगे राशन शॉप तो 8 बजे बंद हो जाती है, अभी ऐसा कुछ नहीं, रात के 11 बजे भी आई ऑर्डर्ड एंड मुझे मिला सामान, ठीक है। तो ऐसा फॉर वर्कर्स के लिए फ्लेक्सिबिलिटी है, इंडिपेंडेंस है, वर्क लाइफ बैलेंस कर लेते हैं। कंपनी को फ़ायदा ये है कि उसको लो कॉस्ट में काम हो जाता है।
फ्लेक्सिबल वर्कर्स हैं, डाइवर्स पूल से निकाल लेता है, कंप्लायंस कॉस्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट उसकी कम हो जाती है। ठीक है, ये सब बहुत ज़रूरी है, गिग इकॉनमी इस वजह से राइज हो रही है। तो आपको टिप्स पे पता होना चाहिए, कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से गिग इकॉनमी का फ़ायदा, वर्कर्स के पर्सपेक्टिव से और कंपनी के पर्सपेक्टिव से व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। मेजर चैलेंजेस की बात करते हो विद गिग इकॉनमी तो क्या है, अनअवेलेबिलिटी ऑफ रिलायबल डेटा। कोई भी ऑफिशियल डेटा क्लियरली एस्टिमेट नहीं कर पा रहा कि भैया कितने गिग वर्कर्स हैं, कुछ आपके इनविजिबल हैं क्योंकि नहीं पता पड़ता ना, कैसे निकालोगे आप कि कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कफोर्स हैं। अच्छा, इन प्लेटफॉर्म वर्कर्स को सर्विस कंडीशन बहुत बुरी दी जाती हैं। कैसे? एक तो इनको लो वेजेस दी जाती हैं, इंसेंटिव्स का बेट एंड स्विच रहता है बड़ा ज़्यादा, कभी मिल रहे हैं कभी कम मिल रहे हैं कभी ज़्यादा। ओपेक पे कैलकुलेशन है कि एक ना ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि किस हिसाब से पेमेंट मिलेगी, ये समस्या है। कमीशन हमेशा डिडक्शंस में ही जाता रहता है और कांस्टेंट मॉनिटरिंग इसलिए बहुत ज़रूरी है इनका करना, एग्रीगेटेड जो आपके प्लेटफॉर्म्स हैं। अच्छा, इनके साथ क्या दिक्कत हो जाती है, इनको टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में चलना पड़ता है। तो प्लेटफॉर्म वर्कर्स को बेचारों को ना वर्क प्लेस की प्रोटेक्शन मिलती है, ना इनको कोई हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है। ठीक है, जैसे आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हो तो वहाँ पर आपका हेल्थ इंश्योरेंस होता है, आपका पीएफ कटता है, आपको पीएफ भी मिलता है जॉब के जब टर्म्स आपकी ख़त्म हो जाती हैं जॉब की। अभी यहाँ पर क्या है, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर को ये सब कुछ नहीं मिल रहा। नेशनल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है कि बहुत ना अभी शुरुआत है इन चीज़ों की, और ये भी एक तरह से ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर को एक्सटेंड कर रहा है। और हमारा क्या अप्रोच था एम्प्लॉयमेंट में, हमने अभी पढ़ा है कि वी आर बेसिकली ट्राइंग टू मूव टूवर्ड्स फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी, बट यहाँ पर ऐसा नहीं दिख रहा। लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है फॉर स्किल अपग्रेडेशंस, अनप्रिडिक्टेबल इनकम है, पोटेंशियल एक्सप्लॉयटेशन है वर्कर्स का क्योंकि इंडिविजुअलिस्टिक नेचर है गिग वर्कर्स का, इस वजह से। रिकमेंडेशन में नीति आयोग लिखता है कि प्रॉपर एस्टिमेशन होना चाहिए गिग वर्कर्स का। सबसे पहली सब वो है कि आप प्रॉपर एस्टिमेट करो, डेटा कलेक्ट करो। आप ई श्रम पोर्टल की मदद क्यों नहीं ले लेते? दैट इज़ व्हाई आई एम टेलिंग यू हैव टू राइट दीज थिंग। आपको, मुझे पता है बच्चों को पता होता है कि हमें इस तरह से डेटा लिखना है, ये गिग वर्कर्स होते हैं, इनका कंज्यूम, लेकिन आपको ये बातें ज़रूर लिखनी है, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव उसके लिए क्या आ रहे हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज कैटलाइज प्लेटफॉर्मनाइजेशन, यानी प्लेटफॉर्म जो इंडिया इनिशिएटिव है वो आपके पिलर्स पे बने हैं। कौन कौन से पिलर्स पे? सिंप्लीफिकेशन, फंडिंग, स्किल डेवलपमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये सब। इसमें कॉन्सेप्ट है रेज का सॉरी, रिकॉग्नाइज द वेरिड नेचर ऑफ प्लेटफॉर्म, है ना। इक्विटेबल स्कीम्स बनाओ, ऑगमेंटेशंस करो, सिक्योरिटी दो उनको, इनकॉर्पोरेट करो जो प्लेटफॉर्म बिजनेस वर्कर्स हैं उनको भी एक, उनके लिए भी कुछ चीज़ें हैं, उनके स्पेसिफिक इंटरेस्ट के बारे में सोचा जाए, उनको सपोर्ट करना है गवर्नमेंट स्कीम्स के थ्रू, उनको एक्सेसिबल देना है वर्कर्स को कि वो बेनिफिट्स को उठा पाएँ। रेस के बारे में गिग वर्कर्स को लिखते हुए ज़रूर लिखना है कि रेस क्या है। ठीक है, नेक्स्ट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन को फिनटेक प्लेटफॉर्म बिजनेस का एक्सलरेट करो, स्किल सर्टिफिकेट्स दो आप उन्हें ताकि उनकी फर्दर कुछ एम्प्लॉयबिलिटी बढ़े, और फॉर्मल क्रेडिट करो, आप वुमेंस को इंक्लूड करो, सबको इंक्लूड करो, जो आपके स्मॉल विलेजेस में भी हैं, टाउन्स में भी हैं, उनको भी एक फॉर्मल क्रेडिट का एक्सेस हो, उसके भी बारे में सोचना है। ठीक है, रेज ज़रूर लिख कर आना है। रेज मीन्स रिकॉग्नाइज, ऑगमेंटेशन, इनकॉर्पोरेट, सपोर्ट एंड इंश्योर। प्लीज़ राइट दिस, विदाउट दिट आपका फिर आंसर कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, चलो लेट्स मूव टू दी लेबर लॉज रिफॉर्म्स। देखो, लेबर लॉज क्या होते हैं? बॉडी ऑफ लॉज हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रूलिंग्स हैं, प्रेसिडेंट्स हैं जो आपके लीगल राइट्स को एड्रेस करते हैं। आपके 3 मेजर रोल्स को लेबर लॉज फुलफिल करते हैं। पहला, लीगल पावर्स को रीडिस्ट्रीब्यूट करना, एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप को फैसिलिटेट करना, गारंटी देना फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड राइट एट वर्क। अब आपको ये पता होना चाहिए नीड क्या है, लेबर लॉज में रिफॉर्म लाने की क्यों ज़रूरत है। सबसे बड़ी चीज़ जो है, लेबर लॉज हाईली कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं और बहुत सारे भी हैं नंबर में। बहुत सारे नंबर में होने की वजह से उनकी इन्फोर्समेंट अच्छी नहीं है, बहुत डिले है रेफरल में, इम्प्लीमेंटेशन में, कंस्ट्रेंट है ग्रोथ ऑफ फर्म्स की, एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन इतना ज़्यादा है कि वो और कुछ अच्छा सोच ही नहीं पाते। ठीक है, लैक ऑफ, आपका लार्ज नंबर ऑफ यूनियंस हैं जो बार्गेनिंग वगैरह पे इम्पैक्ट डालता है, नेगेटिवली इम्पैक्ट डालता है। सोशल इश्यूज़ हैं, पॉवर्टी की समस्या है। तो पोटेंशियल इफेक्ट क्या पड़ता है आपके लेबर कोड ऑन दीज इश्यूज? एज इट हैज़ एक्सटेंडेड द कवरेज टू मोर कैटेगरीज टू वर्कर्स एंड एस्टैब्लिशमेंट,
टाइमली मिनिमम पे टू ऑल करे नेशनल मिनिमम वेज के तहत, फैसिलिटेट ग्रोथ ऑफ फर्म्स अलॉन्ग विद जॉब क्रिएशन, लेबर एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव करे, कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स को प्रोटेक्ट करे, ये सारी चीज़ें करें। उसके बाद इश्यूज एंड कंसर्न्स अगेंस्ट द न्यू कंसोलिडेटेड कोड्स, कि आपको एक तो क्या करना है, यूनिवर्सल मिनिमम वेज आपकी लो है और इससे आपका लेबर चीपनिंग हो सकती है। अननेसेसरली वाइड जुरिस्डिक्शन ऑफ गवर्नमेंट इन सर्टेन केसेस, ऐसा भी देखने को मिलता है। लीगल लेजिस्लेशन का बहुत ओवर डेलीगेशन है, स्क्रूटनी बहुत ज़्यादा बाईपास करते करते होती है, ओवरलैप है डेफिनेशंस का। इसीलिए वी हैव क्रिएटेड एनसीएल, नेशनल कमीशन ऑन लेबर, जिसका काम है रिकमेंड करना, सेपरेट लॉ बनाना स्मॉल स्केल यूनिट्स के लिए। आईएलओ भी रिस्ट्रिक्ट करता है फिक्स्ड टर्म एड हॉक कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को। मतलब कई सारे प्रावधान इसमें लिखे हुए हैं तमाम, जो आपको याद रखने हैं। इंश्योरेंस सेक्टर में आओगे तो देखो सबसे पहले स्टेटस पता होना चाहिए आपको, ठीक है। 4.2% हमारे यहाँ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है, ठीक है। इंश्योरेंस डेंसिटी की बात करोगे, देखो इतना हमारे यहाँ चल रहा है 4.2%। कितना हो चुका है इसकी डेंसिटी कितनी, $91 है। 12% एवरेज एनुअल ग्रोथ है। इंडिया हमारा 10th लार्जेस्ट, अब देखो यहीं पे ना प्रीलिम्स में वो हल्की सी स्टेटमेंट डाल देगा कि इंडिया इज द 9th लार्जेस्ट इंश्योरेंस मार्केट इन द वर्ल्ड। आप कंफ्यूज हो जाओगे तो गए। तो इतना ना देखो, ये चीज़ें ना आपको याद रखनी पड़ेंगी। और याद कैसे रहेंगी, कीप रिवाइजिंग और लिखा करो। जैसे आज मैंने आपको इंश्योरेंस सेक्टर पढ़ा दिया, आफ्टर लिसनिंग माई वीडियो सेशन राइट योर आंसर्स, अपने कॉपी में बैठ के लिखो कि हमने ये पढ़ा है, तो आपको जाके ये चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इंश्योरिंग सोशल प्रोटेक्शन, हेल्थ के फॉर्म में, सोशल सिक्योरिटी के फॉर्म में, डिक्रीज करना आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, है ना, इंप्रूव करना, एक्सेसिबिलिटी, ये सब करना। स्कीम के एफडीआई की लिमिट है, इंक्रीज करने की ज़रूरत है, 49% टू 74% किया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हम देते हैं, जन आरोग्य योजना है, तमाम आपको योजना जिसमें पता होनी चाहिए। प्लीज़ याद रखना कि इंश्योरेंस से रिलेटेड आपको पता होनी चाहिए। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, पीएम जन आरोग्य योजना है, महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना है, इसमें आइडेंटिफाई किया गया था LIC GIC न्यू इंडिया को, ठीक है। अब कुछ कंस्ट्रेंट्स की बात कर लेते हैं। देखो लो पेनिट्रेशन तो अभी भी है, आप जानते ही हो, अभी भी इतना पेनिट्रेशन 4.1% ही तो है, तो अभी करने की ज़रूरत है। और ज़्यादा एम्बिग्यूटी बहुत रहती है हमारे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में, तो कंज्यूमर बेचारा वैसे ही दिमाग उसका ख़राब हो जाता है इंश्योरेंस सोचते ही। तो ये सब चीज़ें ना हो, इसलिए उसको ना ढंग से अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। हमारा लो अवेयरनेस है, लोगों को ना इंश्योरेंस प्रोडक्ट के बारे में इतना पता ही नहीं होता इंडियंस को, इसलिए वो पहले ही घबरा जाता है, अरे तो मरने के बाद ही मिलेगा पैसा। तो उनकी जो अवेयरनेस ही नहीं क्रिएट होगी, तो हाउ कैन दे आइडेंटिफाई द थिंग्स। वे फॉरवर्ड में प्राइवेट वॉलंटरी इंश्योरेंस को एक्सपेंड करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर को शेयर करने की ज़रूरत है। गारंटी बेसिक मिनिमम पैकेज देने की ज़रूरत है, लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं अभी स्किल डेवलपमेंट एट अ ग्लांस देखते हैं। हमारे इंडिया के अंदर देखो स्किल डेवलपमेंट जो है वो 5% फॉर्मली हो रखा है। यूएस में यही चीज़ देखो, कंपैरिजन देखो आप, 52% यूएस में, साउथ कोरिया में 96% है। हम कहीं कहाँ लैक, मतलब देखो आप कहाँ ही हम स्टैंड कर रहे हैं इस चीज़ में। 37 ईयर्स लॉन्ग डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारा पीरियोडिक जो है वो प्राइस कर रहा है। 50.0 मतलब 50.3% इंडियाज एजुकेटेड पीपल आर एम्प्लॉयबल। सोचो ये डेटा आपको लिखना पड़ेगा। You have to write कि as per India skills report 2023 only 50.3% of India's educated people are employable. Quality of job decline हो रही है, it is highlighted in our periodic labor force survey, ठीक है। अब इसके लिए स्किल के लिए हमने कुछ टारगेट्स रखे हैं कि 400 मिलियन लोगों को हम ट्रेन करेंगे, हम मार्केट डेवलपमेंट डिमांड के अकॉर्डिंग लोगों को डेवलप करेंगे। हम इसलिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को लेकर आए हैं, स्किल इंडिया मिशन लेकर आए हैं हम, है ना। हमने स्मार्ट शुरू करा है, स्किल मैनेजमेंट एक्रेडिटेशन ऑफ ट्रेनिंग सेंटर्स, इंक्लूसिबिलिटी करेंगे हम डिवीजन जेंडर बेसिस को कम करेंगे, स्किल कैपिटल बनाएंगे इंडिया को वर्ल्ड की, जिससे हमारी फॉर्मली स्किल लेबर जो है वो एटलीस्ट 15% वर्कफोर्स का हो जाएगा। तो इस सबको करने के लिए वी हैव क्रिएटेड निपुण भारत ऑल्सो, निर्माण वर्कर, है ना, इसके लिए कर रखा है हमने नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोशन ऑफ अपस्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर्स। ये जरूर लिखना कि इसमें 1 लाख ना कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को ट्रेन किया जा रहा है। कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट को अडॉप्ट किया जा रहा है, भारत स्किल्स फोरम एंड ये सब लाइक दिस, है ना। कुछ कंस्ट्रेंट्स की ज़रूरत देखो है प्रॉब्लम, जैसे देखो मल्टीस्प्लिटी है आपके असेसमेंट में, सर्टिफिकेशन सिस्टम के अंदर है, अंडर डेवलपमेंट है, क्वालिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ठीक से, पार्टिसिपेशन रेट बहुत कम है स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स में। वे फॉरवर्ड में बोला जा रहा है कि इकोसिस्टम क्यों नहीं क्रिएट किया जा रहा है कि इंडस्ट्री और एकेडमिक्स ना मिल जाएं, पार्टनरशिप में आए और उसके अकॉर्डिंग कुछ सब्जेक्ट में ऐसा बनाया जाए कि ना वो बच्चा स्किल्स अपने आप पढ़ते पढ़ते उसके अंदर स्किल्स आने लग जाए, उसकी मैप की जाए स्किल्स कि उसकी डिमांड कैसी है, उसको क्या दिया जा रहा है, सेक्टर वाइज, जोग्राफिकल वाइज, हर तरह से उसको दिया जाए।
इंस्टिल द रिक्वायर्ड वोकेशनल एंड स्किल डेवलपमेंट स्टैंडर्डाइजेशन प्रोग्राम्स, ठीक है, तो ये सब करने की ज़रूरत है। अच्छा, इसके अलावा अब हम चलते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पर। आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट योजना है ये, स्किल डेवलपमेंट के लिए किया गया। याद रखो, फ्लैगशिप स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर्स का। इसका मेन काम यही है, लार्ज नंबर ऑफ इंडियन यूथ को इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल ट्रेनिंग देना, ताकि उनको बेटर लाइवलीहुड मिल जाए। तो की कंपोनेंट क्या है? शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग देना, प्रायर लर्निंग देना, स्पेशल प्रोजेक्ट्स उनसे बनवाना ना, प्लेसमेंट असिस्टेंस, ये सब उनको करा जाता है। अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन में चैलेंजेस क्या है कि ना फंड्स का यूटिलाइज ही नहीं किया जाता। देखो कितनी शर्म की बात है कि आउट ऑफ टोटल फंड एलोकेशन ओनली 72% यूटिलाइज किया जा रहा है। बताओ, लो प्लेसमेंट है, ओनली 8% कैंडिडेट्स को ही प्लेस किया जा रहा है। कितनी शर्म की बात है। असीम पोर्टल का पुअर फंक्शनिंग है। आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय जो एम्प्लॉयर मैपिंग है उसका बहुत तरीके से यूज़ नहीं किया जा रहा। सेंट्रली स्पॉन्सर स्टेट मैनेज कंपोनेंट का इशूज़ है। डिले है रिलीज ऑफ फंड में, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेनर्स में, हाई पेंडेंसी असेसमेंट करने में, हाई ड्रॉप आउट रेट्स हैं। तो वे फॉरवर्ड में बोला जा रहा है रेगुलर मॉनिटरिंग करने की बेहद ज़रूरत है। सर्टिफिकेशन प्रोसेस को करने की ज़रूरत है। वर्क इन टेंडम विद डिफॉल्टिंग, इनकरेज इंडस्ट्री को ठीक करने में, ये सब काम करने की ज़रूरत है। डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करोगे तो अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है आपका, रिसेंट आपके जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे में, क्वार्टरली बुलेटिन्स, उसमें कुछ कंसर्न्स रेज किए गए हैं। सबसे पहले याद रखना है आपके डेमोग्राफिक डिविडेंड को, जिसका मतलब है इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल जो है फ्रॉम फेवरेबल डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर विद इन अ पॉपुलेशन, वो कैसा है। यानी कि देखो, डेमोग्राफिक डिविडेंड का सीधा सा मतलब क्या है कि आपकी कंट्री के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल कितना है, आपकी पॉपुलेशन जो है वो कौन कौन सी कमा रही है, कितनी कम नहीं कमा रही है। और डेमोग्राफिक डिविडेंड में एक वर्किंग एज पॉपुलेशन का ग्रुप याद रखना है जो 15 to 64 होता है। याद रखना, वर्किंग एज पॉपुलेशन क्या होती है? 15 to 64, याद रखना है हमें ये चीज़ को। अच्छा, इसके अलावा देखो, हमारे यहाँ फर्टिलिटी रेट गिर रहा है, 2.0 है। हमारी मीडियन एज राइज हो रही है, यानी कि 24 साल से जो 29 साल की है ना, वो राइज हो रहा है, एंड एक्सपेक्टेड टू बी 36 बाय 2036। डिपेंडेंसी रेशो हमारी फॉल कर रही है, ये एक अच्छी बात है। ज़्यादा लोग डिपेंडेंट नहीं होते ना इकॉनमी में, तो इकॉनमी अच्छी चलेगी। लेबर सप्लाई हमारी है ना, हाउ वर्किंग एज पॉपुलेशन प्रोवाइड्स अ डिविडेंड, लेबर सप्लाई एक इंक्रीज हो जाता है, सेविंग रेट बढ़ जाता है, ह्यूमन कैपिटल बर्डन रहता है, हेल्थियर वुमेन होगी है ना, इंक्रीज इन डिमांड, ये सब बढ़ता है। अब डेमोग्राफिक को ना मेजरमेंट कैसे करते हैं? हेल्थ एंड एजुकेशन स्पेंडिंग से, फीमेल पार्टिसिपेशन रेट कितना है, स्किल गैप कितना कम कर रखा है आपने, लाइक दिस, ट्रांजिशन कैसे आपके एग्रीकल्चर सेक्टर में, लाइक दिस, ऐसे देख लेते हैं। अच्छा, सेकंड चैप्टर गाइस अब हम सेकंड वाले वीडियो में ही करेंगे। इतना आप अभी तक रिवाइज कर लेना अच्छे से। वॉट एवर यू हैव द डाउट्स कई बार आ जाता है करते करते, तो लेट अस नो इन दी कॉमेंट सेक्शन, हम वो भी देख लेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू PM पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।